हेलो बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कैसे बनेगा, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने कुछ देखा था। क्लोरोफॉर्म के बारे में हमने ये देखा था और ब्रोमोफॉर्म के बारे में कि ये कलरलेस लिक्विड होते हैं, जबकि आयोडोफॉर्म येलो कलर का सॉलिड था। चलिए इसी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को और हम लोग देखते हैं। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल क्या होता है? Cl, Cl और ये C डबल बॉन्ड OH, दिस इज क्लोरल। क्लोरल और हाइड्रेट है .2H2। इसको NaOH के साथ आप हीट करते हैं तो क्या बनता है? CHCl3। क्या बनता है? CHCl3। दिस इज क्लोरोफॉर्म। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। तो आप क्या देख रहे हैं? क्लोरल हाइड्रेट आफ्टर हीटिंग विथ NaOH, क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म्ड। इंडस्ट्रियल मेथड की अगर बात करें इंडस्ट्री में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो इंडस्ट्री में क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए या तो आप इथेनॉल ले लो, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, या फिर क्या ले लो? एसीटोन ले लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एक्वस NaCl के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करा लो। अब देखो, जब ये हम लोग पढ़ेंगे हैलोफॉर्म रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड में, तो वहां पूरा का पूरा डिटेल में आएगा विच मैकेनिज्म। यहां तुम ये समझ लो कि इथाइल अल्कोहल या एसीटोन का एक्वस NaCl के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे। एक्वस NaCl के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो पता है तुम्हें क्या मिलेगा? Cl2 प्लस NaOH। अब ये कैसे मिलेगा ये वहां भी आपको बताया जाएगा, प्लस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया गया होगा। तो इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? CHCl3 मिलेगा। क्या मिलेगा? CHCl3। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, ये जितने भी मेथड थे वो हमने आपको बताया। इसे आप नोट करेंगे। उसके बाद क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग कुछ और चीजें जानेंगे, इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में, इसके नेचर के बारे में। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। ये ओपन एयर में रखने पर पॉइजनस गैस बना देता है जिसका नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है? फॉस्जीन। कैसे भाई? जैसे क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें, अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें, क्लोरोफॉर्म का केमिकल रिएक्शन, तो आपने CHCl3 लिया और इसका O2 के साथ रिएक्शन ओपन एयर में हमने रख दिया तो क्या बन जाएगा? Cl C डबल बॉन्ड O Cl। दिस इज कॉल्ड एज फॉस्जीन गैस। ये क्या है? फॉस्जीन गैस है। और ये कैसा होता है? ये पॉइजनस नेचर का होता है। अब हम क्या करते हैं, अगर क्लोरोफॉर्म हमें कहीं रखना है तो इसे डार्क कलर के बोतल में रखते हैं। कहां रखते हैं? डार्क कलर के बोतल में। क्यों? क्योंकि ओपन एयर में ये पॉइजनस गैस फॉस्जीन बना देता है, इसलिए इसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए हम इसे डार्क कलर के बोतल में रखते हैं 1% इथाइल अल्कोहल के साथ। तो चाहे तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, इन ओपन एयर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज टू फॉस्जीन which is poisonous in nature ठीक है,
हम चाहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए कैसे स्टोर करेंगे? डार्क कलर के बोतल में, टू अवॉइड फॉस्जीन फॉर्मेशन क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड या केप्ट, दोनों लिख सकते हो। कहां स्टोर किया जाता है? स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल। डार्क कलर बोतल, डार्क कलर के बोतल में रखा जाता है। अब देखो कैसे यहां पर डार्क कलर के बोतल में रखा जाता है, तो कैसे इसका ऑक्सीडेशन रुक जाएगा इथाइल अल्कोहल के साथ। डार्क कलर के, एक तो डार्क कलर के बोतल में रखेंगे तो डार्क कलर के बोतल में क्या होगा? सनलाइट नहीं जाएगा, रिएक्शन होने के चांसेस कम रहेंगे। दूसरी चीज और क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ सी एल। जैसे मान लो कि फॉस्जीन बना, क्या बना? फॉस्जीन, और हमने इसमें इथाइल अल्कोहल मिला दिया, OH CH2 CH3। तो देखो इसके 2 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स। यहां से Cl और यहां से H मिलके HCl निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, इधर भी OCH3 और इधर भी OCH3। तो आप देखो ये फॉस्जीन बनने से बची, या फॉस्जीन यूं ही बना, उसी समय क्या हो गया? ये इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसे इथाइल अल्कोहल के साथ हम लोग 1% इथाइल अल्कोहल के साथ फॉस्जीन फॉर्मेशन को रोकने के लिए डार्क कलर में बोतल में रखते हैं, प्लस इथाइल अल्कोहल भी इसमें 1% मिलाते हैं। डार्क कलर बोतल एंड 1% इथाइल अल्कोहल इज एडेड, है ना। तो यहां पर एक पॉइंट और छूटता है, उसे भी हम लोग नोट करेंगे। एंड 1% इथाइल अल्कोहल इज एडेड। रिएक्शन को इसके आगे लिख लेंगे। डार्क कलर बोतल एंड 1% इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जो भी लिखना है लिख लो, इथेनॉल इज एडेड। इससे क्या होगा? फॉस्जीन फॉर्मेशन रुक जाएगा। मैंने अभी रिएक्शन दिखाया कैसे रुकेगा, पहले आप नोट कर लो, फिर उस रिएक्शन को मैं लिखता हूं। तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, तो देखो अभी जो मैंने बताया उसको मैंने लिखा यहां पर कि क्लोरोफॉर्म को ओपन एयर में, एयर एंड लाइट में, वो ऑक्सीडाइज होके और क्या बना देता है? फॉस्जीन गैस, जो कि कैसा होता है? पॉइजनस होता है। तो फॉस्जीन गैस पॉइजनस होता है, तो इसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर बोतल में 1% इथाइल अल्कोहल के साथ रखते हैं। जैसे जो ही फॉस्जीन बनेगा उसी समय ये इथाइल अल्कोहल से रिएक्शन करके डाई इथाइल कार्बोनेट बना देगा, जो कि क्या होता है? नॉन पॉइजनस नेचर का होता है। अब आगे बात करते हैं रिडक्शन। क्लोरोफॉर्म है, ये क्या है? क्लोरोफॉर्म है। और क्लोरोफॉर्म के रिडक्शन की अगर बात किया जाए तो जिंक प्लस HCl से अगर रिड्यूस कराया जाए तो क्या बन जाता है? मिथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl2, और जिंक H2O के साथ हीट किया जाता है तो CH4। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे कि CHCl3 को जिंक HCl के साथ रिड्यूस कराया जाए तो CH2Cl2 बनेगा, जबकि जिंक H2O के साथ हीट किया जाए तो क्या बनेगा? CH4 बनेगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस, एक्वस KOH, याद आ रहा है ना? एक्वस KOH में क्या होता है? OH माइनस, Cl माइनस को निकालेगा OH माइनस, Cl माइनस को निकालेगा Cl माइनस को निकालेगा। 3 Cl निकला तो 3 OH आएगा, 3 OH आएगा, एक कार्बन पर 3 OH अनस्टेबल, H2O बाहर निकल गया। यहां से क्या निकला बाहर? H2O। क्या बन जाएगा? CH, C डबल बॉन्ड O, OH। क्योंकि मीडियम बेसिक है इसलिए OH माइनस इस H प्लस को खा जाएगा, तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलेट आएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, ये अमाइन चैप्टर का रिएक्शन है। अमाइन चैप्टर में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। देखो
कार्बाइल अमाइन टेस्ट में होता क्या है कि 1 डिग्री अमाइन, प्राइमरी अमाइन और CH-Cl3 क्लोरोफॉर्म और KOH का रिएक्शन कराया जाता है। किस चीज का? 1 डिग्री अमाइन, क्लोरोफॉर्म और KOH का। तो क्या बनता है? आइसोसाइनाइड। क्या बनता है ये? आइसोसाइनाइड। इसीलिए इसे आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोला जाता है, या इसी को कार्बाइल अमाइन टेस्ट बोला जाता है। अब देखो CH-Cl3 और KOH, क्लोरोफॉर्म और KOH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी आएगा इंटरमीडिएट एक बनेगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। क्या है ये? डाइक्लोरोकार्बिन। इंटरमीडिएट क्या बनता है यहां पर? डाइक्लोरोकार्बिन। प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा? RNC। जहां कहीं भी ऑर्गेनिक में तुम्हें CH-Cl3 और KOH दिख जाए, डाइक्लोरोकार्बिन आपको इंटरमीडिएट मिलेगा। सर ये और कहां आएगा? ये एक आएगा फिफ्थ रिएक्शन, वो भी यहां पर लिख दे रहा हूं, लेकिन आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। बस केवल रिएक्शन लिख दे रहा हूं कि अगर उस रिएक्शन का नाम है रीमर-टिमान टेस्ट, तो रीमर-टिमान टेस्ट में क्या होता है? फिनॉल का नाम आपने सुना होगा। फिनॉल का रिएक्शन कराया जाता है CH-Cl3 प्लस KOH से। सर वही बात, CH-Cl3 KOH आया, इंटरमीडिएट क्या बनेगा भाई? डाइक्लोरोकार्बिन। और यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है? यहां पर OH आया और यहां पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH। इट इज कॉल्ड एज सैलिसल्डिहाइड। यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? सल्फेल्डिहाइड। तो आप ये याद रखना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी CH-Cl3 और KOH आएगा, कौन? CH-Cl3 और KOH, CCl2 यहां पर इंटरमीडिएट बनेगा। आपको यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन लिखवाया है, 2 रिएक्शन, एक कार्बाइल अमाइन टेस्ट और दूसरा रीमर-टिमान रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन टेस्ट में क्या होता है? 1 डिग्री अमाइन रिएक्शन करता है किस चीज से? क्लोरोफॉर्म और KOH से। और क्लोरोफॉर्म और KOH से 2 ही रिएक्शन तुमको आपको मिलेगा बेटा। कौन? एक कार्बाइल अमाइन टेस्ट और दूसरा रीमर-टिमान रिएक्शन। तो यहां पर क्या होगा? 1 डिग्री अमाइन क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करेगा, क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। और रीमर-टिमान टेस्ट में क्या होगा? फिनॉल क्लोरोफॉर्म और KOH से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड। क्या बनेगा? सैलिसल्डिहाइड। तो आप इसे नोट करेंगे। इसके बाद क्लोरोफॉर्म के और भी कुछ रिएक्शंस हैं, जैसे अल्काइन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि क्लोरोफॉर्म को Ag पाउडर के साथ, सिल्वर पाउडर के साथ हीट करने पर एसिटाइलिन गैस मिलता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लें। ये दोनों रिएक्शन अभी सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे। ये मैंने इसलिए यहां पर लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि क्लोरोफॉर्म में ये भी रिएक्शन है। ऐसे इनके रेस्पेक्टिव चैप्टर, जैसे अमाइन चैप्टर में इस टेस्ट को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यहां भी इसे फिनॉल चैप्टर में, अगला जो चैप्टर आएगा फिनॉल, उसमें भी हमें इसे पढ़ना है। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब हमने क्या देखा? 2 रिएक्शन जो कि मैंने नाम बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। रीमर-टिमान रिएक्शन जिसमें सल्फेल्डिहाइड बनता है, और कार्बाइल अमाइन टेस्ट जिसमें आइसोसाइनाइड बनता है। याद रखने का है, 1 डिग्री अमाइन आफ्टर रिएक्शन विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH गिव्स आइसोसाइनाइड। दिस इज कॉल्ड एज कार्बाइल अमाइन टेस्ट। एंड फिनॉल आफ्टर रिएक्शन विथ CH-Cl3 एंड KOH गिव्स सैलिसल्डिहाइड। बेंजीन रिंग पे एक OH और उसके ऑर्थो पे C डबल बॉन्ड OH, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। अब बात करते हैं रिएक्शन विथ एसीटोन, CH3 डबल बॉन्ड OCH3 क्या होता है? एसीटोन। एसीटोन से रिएक्शन क्लोरोफॉर्म का। तो देखो CH3
C डबल बॉन्ड OCH3 और इसका रिएक्शन कराया गया CHCl3 से। भाई CHCl3 की अगर बात किया जाए तो यहां पर तो कोई सनलाइट पेरोक्साइड दिया नहीं है, तो H प्लस एंड CCl3 माइनस। मैंने आपको बताया था जीओसी में भी कि ये H जो होता है एसिडिक नेचर का है, तो CHCl3 H प्लस और CCl3 माइनस से में ब्रेक हुआ। अब देखो C डबल बॉन्ड O है, O की एन ज्यादा है, यहां माइनस यहां प्लस, तो प्लस वाले पे CHCl3 माइनस आएगा और माइनस वाले पे H प्लस जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3C, ये बन गया OH और यहां पर बन गया CCl3 और यहां पर बन गया CH3। दिस इज कॉल्ड एज क्लोरीटोन। इसे क्या हम लोग बोलते हैं? क्लोरीटोन बोलते हैं। तो क्लोरीटोन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ HNO3। तो चलिए क्लोरोफॉर्म बनाते हैं CCl, दिस इज क्लोरोफॉर्म और इसका रिएक्शन कराते हैं किस चीज से? HNO3 से। क्या होगा? इसका रिएक्शन आपने किस चीज से कराया? HNO3 से। तो क्या बन जाएगा? यहां से H और यहां से OH मिलके H2O निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? CCl3 और यहां पर NO2। आप क्या देख रहे हो कि H हटा के और NO2 आ गया क्लोरोफॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसे क्या बोला जाता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इसका एक और नाम है क्लोरोपिक्रीन। और इसे टीयर गैस के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा गैस? टीयर गैस, रुलाने वाला गैस, है ना। तो क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन जब HNO3 से कराते हो तो क्या बनता है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। उसी का नाम टीयर गैस भी है या क्लोरोपिक्रीन बनता है। अब देखो यहां पर एल्कीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराया गया इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो क्या बनेगा? H रेडिकल एंड CCl3 रेडिकल। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, CCl3 रेडिकल जाके वहां अटैक करेगा जहां अटैक करने के बाद बनने वाला रेडिकल मोर स्टेबल हो, तो यहां अटैक करेगा तो ये रेडिकल ज्यादा स्टेबल बना। क्या हो जाएगा? CH3 CH, यहां CH2। पहले स्टेप में यहां CCl3 रेडिकल अटैक किया क्योंकि अनस्टेबल था, 2 3 3 Cl मिलकर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले थे, इसलिए ये जाके अटैक किया। यहां बनने वाला रेडिकल ये मोर स्टेबल है, इस पे अब H रेडिकल जाके अटैक किया तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है जी। ये कब? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। और ऐसे ही CHCl3 ले लिया होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, पेरोक्साइड नहीं लिया। तो बताओ अब कैसा यहां पर फिशन होगा? होमोलाइटिक या हेट्रोलाइटिक? तो आप बोलोगे कि हेट्रोलाइटिक, H प्लस CCl3 माइनस। अब इस एल्कीन पे कौन सा रिएक्शन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये H प्लस जाके यहां अटैक करेगा और CCl3 यहां अटैक करेगा। ये सब बातें पढ़ाई जा चुकी है आपको कब? एल्कीन चैप्टर में। अब ये क्लोरोफॉर्म है, इसको Ag पाउडर के साथ हीट कर दो तो भाई HCl Cl Cl 6Ag। याद कुछ आ रहा है क्या? इसी तरह का क्लोरोफॉर्म और होगा Cl Cl Cl। सर यहां से Ag और Cl मिलके AgCl बाहर निकलेगा। कितना AgCl? 6AgCl। प्रोडक्ट क्या बनेगा? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बन गया सर। CHCl3 का AlCl3 के साथ बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओ। याद आ रहा है क्या? CH3Cl रहता था, AlCl3 माइनस एक Cl को निकालता था, इस पे CH3 आता था। तो एक Cl निकला तो एक बेंजीन इस पे गया, 2 Cl निकला तो 2 बेंजीन गया, 3 Cl निकला तो 3 बेंजीन गया। शायद तुम रिएक्शन भूल रहे हो, याद नहीं है क्या? यहां पर अगर CH3Cl होता था बेटा, AlCl3 के साथ रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? फ्रीडल का अल्काइलेशन रिएक्शन। तो यहां CH3 प्लस ये जाके बेंजीन पे रिएक्शन करता था तो मिथाइल बेंजीन या टोल्यूइन बनता था। तो एक Cl निकला तो एक बेंजीन गया, तो 3 Cl निकलेगा तो क्या होगा? 3 बेंजीन जाएगा। तो कार्बन पर कितने बेंजीन आ जाएंगे? 3 बेंजीन रिंग सर।
और एक H, है ना। तो ये कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। कौन सा रिएक्शन? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को अगर चाहें तो लिख सकते हैं, हाँ जी, क्या हुआ? फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अच्छा, यहां पर 4 Cl रहता, CCl4, तो 4 बेंजीन आता क्या? नहीं सर, 4 बेंजीन रिंग एक कार्बन पे एकोमोडेट नहीं हो पाएगा, हिंड्रेंस हो जाएगा, इसलिए 3 ही बेंजीन आएगा और एक Cl एज इट इज बच जाएगा। ये मैं तुम्हें याद करा। अगर यहां CHCl3 है तो 3 बेंजीन यहां पर सब्स्टिट्यूशन होगा, 3 बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बेंजीन 4 हुआ तो 4 बार नहीं होगा, 3 ही बार होगा, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 4 बेंजीन आना पॉसिबल नहीं। तो इसे आप नोट करें। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट क्लोरो कंपाउंड है दैट इज CCl4, जिसे कार्बन टेट्राक्लोराइड या फॉस्जीन भी बोलते हैं। फॉस्जीन नहीं, पायरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरीन। अब CCl4 कैसे बनाया जाएगा? CH4 का रिएक्शन Cl2 के एक्सेस में कराया जाए। याद है जब CHCl3 बना रहे थे तो यहां पर 3 टाइम्स Cl2 लिए थे, यहां पर 4 टाइम या उससे ज्यादा ले लें तो क्या बन जाएगा? CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2। कौन सा रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर 1 Cl2 होता तो क्या बनता था? CH3Cl। 2 Cl यहां पर आता तो CH2Cl2, 3 Cl के लिए 3Cl2, 4 Cl के लिए 4 या उससे ज्यादा। उसी तरह से CHCl3 पर एक बार Cl2 का रिएक्शन करा दिया जाए तो CCl4 बन जाएगा। CH2 का रिएक्शन 3Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 से कराया जाए तो क्या बनता है? H2Cl2 प्लस CCl4। और अगर प्रोपेन को 9Cl2 से रिएक्शन कराया जाए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, तो C2Cl6 प्लस CCl4 का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये जानते ही हो, ये जानते ही हो। ये 2 नया मेथड आया है जिसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हुआ है और CH2 का Cl2 के साथ रिएक्शन। अब बात करते हैं कि CCl4 का रिएक्शन कैसा है, तो ठीक वैसा ही जैसे क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करता था। CCl4 H2O के साथ क्या देगा? फॉस्जीन गैस। और क्लोरोफॉर्म क्या होता था? ओपन एयर में लाइट और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या देता था? फॉस्जीन। CCl4 को Fe और H2O के साथ हीट करोगे तो क्या बनेगा? CHCl3। जबकि CHCl3 को FeH2O के साथ हीट करोगे तो क्या बनता था? CH4। CCl4 को KOH के साथ रिएक्शन कराया, चारों Cl निकला, 4 OH आया, एक कार्बन पर 2 OH अनस्टेबल, H2O निकला। ये क्या बन गया? कार्बोनिक एसिड। चूंकि मीडियम बेसिक है इसलिए क्या बन गया? पोटेशियम कार्बोनेट। ये OH माइनस H प्लस को निकाला, H प्लस को निकाला, क्या बन गया? पोटेशियम कार्बोनेट। फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 और KOH से कराया। अभी रिएक्शन पढ़े थे, कौन सा रिएक्शन है? रीमर-टिमान रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? रीमर-टिमान रिएक्शन। तो क्या बनेगा? सैलिसाइलल्डिहाइड। और वही CCl4 से करा दिया तो क्या बन जाएगा? सैलिसाइलिक एसिड। ये अल्डिहाइड और ये क्या है? एसिड। तो सैलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं, ये रिएक्शन हम लोग डिटेल में अगले चैप्टर फिनॉल में पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो अभी आप इसे नोट करें। कुछ और CCl4 के रिएक्शन है, जैसे मैंने बताया था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, बेंजीन से रिएक्शन कराते हैं तो CHCl3 में 3 बेंजीन आते हैं। क्यों? एक Cl निकला, प्लस चार्ज आया, एक बेंजीन गया, दूसरा Cl निकला, दूसरा बेंजीन गया, तीसरा Cl निकला, तीसरा बेंजीन गया। CCl4 में 3 बेंजीन जाने के बाद चौथा बेंजीन नहीं जा पाता है, रीजन स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाता है। तो पहले आप इसे नोट कर लें, उसके बाद उन रिएक्शंस को हम लोग देखते हैं। तो नोट करें बेटा। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। अब देखो बेंजीन का रिएक्शन CCl4 से AlCl3 के प्रेजेंस में कराया गया। तो देखो अभी क्या हुआ? सबसे पहले AlCl3 एक Cl को निकाला, एक Cl को निकाला, यहां प्लस चार्ज आया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन पे एक, मतलब CCl4 में से एक Cl निकल के बेंजीन आया, फिर दूसरा Cl निकला, दूसरा बेंजीन आया, तीसरा Cl निकला, तीसरा बेंजीन आया। तो जैसे ही 3 बेंजीन आ चुके रहेंगे, देखना इधर प्रोडक्ट कार्बन है, ये क्या है? कार्बन है। 3 बेंजीन आ गए सर, लेकिन Cl तो 4 है तो 4 बेंजीन आना चाहिए।
3 बेंजीन आने के बाद यहां पर इतना ज्यादा क्राउडिंग हो गया कि चौथा बेंजीन नहीं आ पाया, इसीलिए 4Cl एज इट इज रहता है। इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रीडल क्राफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक नहीं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो ही रहा है, उसका स्पेसिफिक नाम क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगा इसके फर्दर। 3 ही बार हुआ। उसके बाद देखो CCl4 का रिएक्शन जब आप HF से कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ SbF5, तो यहां से फ्रियोन का फॉर्मेशन होता है। फ्रियोन्स क्या होते हैं, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल के क्लोरीन और फ्लोरीन अगर ऐड कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, और इसको फ्रियोन्स बोलते हैं। तो इसका नाम है फ्रियोन 012। क्यों 012 नाम पड़ा, क्या फॉर्मूला है इसका, आगे देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एज फ्रियोन्स। फ्रियोन्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट के लिए ये यूज होता है, कहां पर, एसी में और रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में ये यूज किया जाता है फ्रियोन्स का। देखो इसका यूज तो हम कर लेते हैं अपने, एक तरह से कह सकते हो कि एसी चलाने के लिए या फ्रिज में इसका यूज कर लिया जाता है, लेकिन फ्रियोन्स जो होते हैं क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव है, और ये क्या करते हैं कि जब इसका यूज किया जाता है तो यहां से क्लोरीन रेडिकल निकलता है, और वो या जब इसका यूज किया जाता है तो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव जो फ्रियोन्स होते हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, वहां से डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का। तो ये बहुत ही हार्मफुल है ओजोन के लिए, जैसा कि आप लोग आगे पढ़ोगे, आगे आपको पढ़ना होगा कि जो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव होते हैं वो ओजोन लेयर के डिप्लीशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना। तो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव जब ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जिससे ओजोन लेयर डिप्लीटेड हो जाता है, और आप वहां से ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीजें आपको आगे पढ़ाया जाएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो यहां पर एक चीज आता है कि क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव या फ्रियोन जो होते हैं वो हार्मफुल होता है किस चीज के लिए, ओजोन लेयर के लिए। अब फ्रियोन का नाम कैसे पड़ा 012, तो फ्रियोन का एक फॉर्मूला होता है फ्रियोन CBA। सी का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, बी का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, और ए का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। जैसे C2F4Cl2 है, एक फ्रियोन है, तो इसको कैसे नेमिंग हम लोग करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, कितना हो जाएगा 2 कार्बन -1 1, तो क्या लिखेंगे फ्रियोन 1। बी की जगह पे क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन 0 है तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो फ्रियोन 1 1, और फ्लोरीन कितना है 4 है, तो क्या लिखेंगे 4, तो फ्रियोन 114। 1 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम -1, ये 1 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम +1, और ये 4 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। इट इज क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, केमिकली इनर्ट। ये केमिकली क्या होता है, इनर्ट होता है, एंड यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट इन फ्रिज एंड एसी। एयर कंडीशन और फ्रिज में ये रेफ्रिजरेंट के लिए यूज किया जाता है, आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, अब देखो जितने भी पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड है उसके बारे में कुछ हम प्रॉपर्टी जानते हैं, उसको देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी लेकर और पॉलीहैलोजिनेटेड कंपाउंड के प्रॉपर्टी दिए हैं, उसके बारे में दिए हैं, 2 पेज में है बेटा, आप जरूर उसे पढ़ेंगे। वैसे जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं यहां पर डिस्कस कर दे रहा हूं, लेकिन एक बार आप जरूर एनसीईआरटी इस 2 पेज को जरूर रीडिंग डालेंगे। अगर CH2Cl2 की बात किया जाए, इसे क्या बोलते हैं, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। इसका यूज होता है सॉल्वेंट एज पेंट रिमूवर। पेंट रिमूव करने के लिए सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है, एंड सॉल्वेंट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। मेटल क्लीनिंग, मेटल को क्लीन करने के लिए एंड फिनिश करने के लिए सॉल्वेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। इट हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब इसको स्मेल करना अपने ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल है। इन एयर, अगर ये एयर में मिला दिया जाए
और उसको हम क्या करें, उससे ब्रीदिंग करें, तो अपने विजन को और हियरिंग कैपेबिलिटी जो है उसको ये क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड करेगा, डिजीनेस आएगा। क्या आएगा? डिजीनेस आएगा, मतलब सर चकराने लगेगा। और नौसिया मतलब एक होता है ना जी मिचलाना, इस तरह से आप बोल सकते हो, होने लगेगा। टिंगलिंग एंड नमनेस इन फिगर एंड टोज, मतलब एक तरह से सुन्न हो जाना, झुनझुनी आना। देखते हो ना, कभी कभी बैठे रहते हो और वो कुछ जो शरीर का पार्ट होता है एक झंझनाहट टाइप का होने लगता है, तो उस तरह से क्या होगा, टिंगलिंग होने लगेगा। एंड नमनेस इन फिंगर एंड टोज, मतलब जो फिंगर्स है या पैर की जो उंगली है वो क्या हो जाता है, एक तरह से सुन्न हो जाता है। तो ये CH2Cl2 के बारे में कुछ लिखा गया है, जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको मैंने डिस्कस किया। इसी तरह से CHCl3 और CHI3 की अगर बात किया जाए, क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट फॉर फैट्स, आयोडीन एंड अदर सब्सटेंसेस। प्रोडक्शन ऑफ फ्रियोन 012, फ्रियोन के बारे में मैंने बताया था, फ्रियोन 012 के प्रोडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक एजेंट है, मतलब इसका स्मेल करना कहीं ना कहीं बेहोशी ला देता है, उस तरह का ये काम करता है। 900 ppm, ये डेटा याद रखने का है, 900 ppm क्लोरोफॉर्म ब्रीदिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम कैन कॉज डिजीनेस, मतलब 900 ppm का मतलब क्या होता है कि 900 पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में 900 पार्ट्स अगर क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है और उसको हम कुछ थोड़े समय के लिए क्या करें, उसको उससे हम ब्रीदिंग कर लें तो डिजीनेस आ जाएगा, मतलब सर चकराने लगेगा। फैटिग एंड हेडक, मतलब थकान और कहीं ना कहीं हेडक हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म को एयर एंड लाइट के एक्सपोजर में रखने पर फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन होता है। एंड CHI3 आयोडोफॉर्म की अगर बात करें, ये क्या है, आयोडोफॉर्म, तो आयोडोफॉर्म वाज अर्लियर यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता था। अच्छा, CHI3 को एंटीसेप्टिक के लिए यूज किया जाता था, लेकिन ये CHI3 की वजह से एंटीसेप्टिक नहीं था। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, यहां से आयोडीन जो मिलता है मतलब वो जाके एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CHI3 was used as antiseptic because of एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ CHI3 और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्री आयोडीन, तो आंसर क्या होगा, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्री आयोडीन। तो आप इसे नोट कर लें, ये NCERT का पूरा पॉइंट है। मैं एक बार फिर से आपको बोलता हूं कि आप NCERT के पूरे इस पॉइंट को 2 पेज में दिया गया है, पॉलीहाइड्रोजनेटेड कंपाउंड में, इसको अच्छी तरह से रीड करेंगे, नोट करें इसे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट जो है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर बात किया जाए तो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट, मैंने बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे प्रोड्यूस होता है। प्रोपेलेंट्स फॉर एरोसोल, यूज एज क्लीनिंग फ्लूइड एंड स्पॉट रिमूवर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। कॉज लीवर कैंसर इन ह्यूमन के अंदर लीवर का कैंसर ये कॉज करता है। डिजीनेस, इसमें भी, इससे भी डिजीनेस आएगा अगर आप इसको स्मेल कर लेंगे, इसका ब्रीदिंग कर लेते हैं तो। नौसिया, वोमिटिंग व्हिच कैन कॉज परमानेंट डैमेज ऑफ नर्व सेल। स्टूपर, मतलब इससे भी बेहोशी आता है, कोमा में आदमी चला जाता है और अनकॉन्शियसनेस आता है, या बहुत ज्यादा आपने इसको ब्रीदिंग कर लिया तो डेथ भी हो सकता है। एक्सप्लोजर ऑफ CCl4 कैन मेक हार्ट बीट इरेगुलर और स्टॉप, मतलब CCl4 का एक्सपोजर जो होता है वो हार्ट बीट को इरेगुलर कर देता है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हार्ट बीट को स्टॉप कर देगा, मतलब डेथ हो जाएगा। और ओजोन लेयर में ये डिप्लीशन करता है, क्योंकि यहां से क्या बनेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनेगा और जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है। नेक्स्ट इज DTT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT होता क्या है, देखो नाम से ही क्लियर है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसमें है क्या भाई, चलो देखते हैं। ये है क्लोरल CCl3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है, क्लोरल, और इसका
रिएक्शन करा दिया गया क्लोरोबेंजीन से, तो होता क्या है, ये पैरा वाला दोनों हाइड्रोजन और ये ओ मिलके H2O निकल जाएगा और ये बनेगा कंपाउंड। इसमें यहाँ Cl है, यहाँ भी क्या है, Cl है। दिस इज डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो और 2 कार्बन का इथेन। ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश एंड DDT इज नॉट मेटाबोलाइज्ड वेरी रैपिडली बाय एनिमल्स, इट इज डिपोजिटेड। ये मेटाबोलाइज नहीं होता है एनिमल में, और ये क्या होता है, ये डिपोजिट हो जाता है फैटी टिश्यू में। बच्चों एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, ये पार्ट जो है आप एनसीईआरटी से एक बार जरूर पढ़ लेंगे, आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो ये था अल्काइल हैलाइड। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा, अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है? अराइल मतलब एरोमेटिक एक रिंग ले लिया और इसके ऊपर हैलोजन लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एज अराइल हैलाइड। क्लोरीन है तो अराइल क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए हैलोजन, तभी उसे हम लोग अराइल हैलाइड बोलेंगे। अगर मान लो कि यहां CH2Cl आ जाए तो फिर अराइल हैलाइड नहीं होगा। तो बेंजीन रिंग से क्या है, ये डायरेक्टली अटैच है। Cl का लोन पेयर, ये अराइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है। तो यहाँ Cl का लोन पेयर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ पर Cl का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अराइल हैलाइड में कार्बन Cl बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। चलते हैं, देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। आपको याद होगा कि अगर हमारे पास बेंजीन दिया गया है और इसका रिएक्शन Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 से कराया गया, कुछ याद आ रहा है? AlCl3 लेवल से सिर्फ Cl को निकालेगा, यहां से Cl प्लस बनेगा, Cl प्लस जाके बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। आपने लिया टोल्यूइन और इस टोल्यूइन का रिएक्शन कराया, एक तो Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu कराया और एक कराया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 या FeCl3 या ApCl2 करा दिया। भाई Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप क्या बोलोगे कि सर इस टोल्यूइन में 2 पार्ट है, एक एल्केन पार्ट है, एक एरोमेटिक पार्ट है। तो जब HNu लिया तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, तो एल्केन पार्ट पे होगा। क्या बन जाएगा यहां से प्रोडक्ट? CH2Cl, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। और जब Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl2 लिया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ऑर्थो क्लोरोटोल्यूइन एंड पैरा क्लोरोटोल्यूइन बनेगा। ठीक है, और कैसे बना सकते हैं सर अराइल हैलाइड? तो फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? फ्रॉम एनिलीन, एनिलीन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2, ये 1 डिग्री का अमाइन है बेटा। इसका रिएक्शन करा दो आप NaNO2 और HCl से। जब 1 डिग्री अमाइन NaNO2 HCl से रिएक्शन करता है, और खास करके एनिलीन के लिए तो याद करना N2 प्लस बनता है, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अब इस डाइजोनियम सॉल्ट जो बना है, इसमें आपने Cu2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, एंड Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl लिया तब भी क्लोरोबेंजीन बनेगा,
लेकिन दोनों रिएक्शन को अलग अलग साइंटिस्ट ने कराया तो दोनों का नाम अलग अलग हो गया। दिस इज सेंडमेयर रिएक्शन एंड दिस इज गैटरमैन रिएक्शन। सर इसका मैकेनिज्म यहां से यहां जाने का हम लोग पढ़ेंगे अमाइन चैप्टर में। आपको ये याद रखना है कि एनिलीन जो है NaNO2 और HCl से रिएक्शन करके क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बनाता है, बेंजीन डाइजोनियम, Cl माइनस है तो क्लोराइड, कैटायन एनायन है तो सॉल्ट हो गया ना। तो ये क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। 1 डिग्री अमाइन या एनिलीन आफ्टर रिएक्शन विथ NaNO2 and HCl form diazonium salt which after reaction with Cu2Cl2 and HCl gives chlorobenzene. The reaction is called as Sandmeyer reaction. Which after reaction with Cu and HCl gives chlorobenzene which is called as Gattermann reaction. अगर यहां पर Cu2Cl2 की जगह पे Cu2Br2 लोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। यहां पर भी आप क्या लोगे, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr लोगे तो क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। तो आप इसे नोट करें, ये है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड का मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अच्छा, एक आपने रिएक्शन पढ़ा था, कौन सा रिएक्शन, हुंड-सीकर रिएक्शन, याद होगा ना। तो वो सब रिएक्शन मैं यहां पर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि रिसेंटली मैंने अल्काइल हैलाइड में पढ़ाया था। हुंड-सीकर रिएक्शन में क्या था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड ले लो। चलो भाई, बेंजीन का सिल्वर सॉल्ट ले लिया, C डबल बॉन्ड OOAG, और इसको Br2 के साथ हीट कर दो तो क्या बन जाता था, ब्रोमोबेंजीन। तो इस रिएक्शन का क्या नाम है, इस रिएक्शन का क्या नाम है, हुंड-सीकर रिएक्शन। तो ये पढ़ा हुआ रिएक्शन है। तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद अराइल हैलाइड का रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो आपने क्या देखा, सेंडमेयर रिएक्शन और गाटरमैन रिएक्शन। हुआ क्या था, आपने एनिलीन लिया और एनिलीन का रिएक्शन किस चीज से कराया, NaNO2HCl। बेटा ये याद रखने का रिएक्शन क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें Cu2Cl2HCl मिलाया तो क्या बना था, क्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन अभी मैंने लिखवाया है। इसमें Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl मिलाया तो भी क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। दोनों में डिफरेंस, नाम का डिफरेंस है सर। Ki मिलाया, पोटेशियम आयोडीन आयोडाइड, तो क्या बनेगा, आयोडोबेंजीन। ये दोनों नाम याद रखने का है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेंडमेयर। इस रिएक्शन का क्या नाम है, गाटरमैन रिएक्शन। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। केमिकल रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड। चलो भाई देखते हैं। ये हेलो एरेंस है। सबसे पहले तो पूछे कि भाई तुम कौन सा रिएक्शन देना चाहोगे, तो ये हमसे जवाब दिया दो। क्या क्या जवाब दिया ये समझना। पहला जवाब ये दिया कि मैं चूंकि एरोमेटिक कंपाउंड हूं तो ESR मेरा रिएक्शन होगा ही होगा। क्या होगा, ESR। और मैंने पूछा कि और कौन सा रिएक्शन दोगे, तो बोला कि चूंकि मैं हैलाइड हूं, एक अच्छा लिविंग ग्रुप हूं, तो मैं निकालना जानता हूं, दूसरे फंक्शनल ग्रुप को लाना जानता हूं, तो मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूंगा। चलो भाई एक एक करके करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल अराइल हैलाइड में
ESR। फर्स्ट कौन सा रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो ESR में सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन आपने पढ़ा होगा, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। कैसा है भाई? एनहाइड्रस। चाहो तो लिख लो। क्या होगा? AlCl3 लेविस एसिड, यहां से Cl को निकालेगा, CH3 पे प्लस इलेक्ट्रोफाइल आएगा। Cl से पूछो भाई तुम कौन हो, तो बोलेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग की डीएक्टिवेटिंग, आपको याद होगा कि हेलोजन्स आर डीएक्टिवेटिंग इन नेचर बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये GOC में भी मैंने पढ़ाया था। हेलोजन क्या होते हैं? डीएक्टिवेटिंग नेचर के होते हैं, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड में भी मैंने पढ़ाया था। तो यहां पर क्या होगा? ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। यहां पर Cl, यहां पर CH3 प्लस, यहां पर Cl और ये CH3। मेजर कौन होगा? पैरा। क्यों सर? भाई देखो, Cl का माइनस आई डोमिनेट करता है। जब माइनस आई डोमिनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तीनों जगह से। तो यहां से इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा खींचा, फिर यहां से खींचा, फिर यहां से खींचा। तो ऑर्थो पैरा में यहां से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहां आने की टेंडेंसी कम हो गई, यहां आने की टेंडेंसी ज्यादा है। दूसरा रीजन कि Cl का स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर लगेगा तो CH3 आने की टेंडेंसी कम रखेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुअर पोजीशन है रिस्पेक्ट टू पैरा, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आना चाहेगा। और दूसरा, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। दिस इज मेजर प्रोडक्ट पैरा एंड दिस इज माइनर प्रोडक्ट। इसी तरह से नाइट्रेशन चाहो तो नाइट्रेशन करा सकते हो। ये क्लोरोबेंजीन है सर, और इसका रिएक्शन करा दिया HNO3 प्लस H2SO4 नाइट्रेटिंग मिक्सचर। याद आ रहा है ना? इसमें H2SO4 एसिड और नाइट्रिक एसिड HNO3 क्या था? बेस जैसा बिहेव किया था। इसमें NO2 प्लस बनेगा, और ये NO2 प्लस कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा पे, पैरा मेजर प्रोडक्ट। ये सर याद है ना भाई? ये NO2 ये मेजर माइनर हुआ, प्लस ये मेजर प्रोडक्ट। HNO3 और H2SO4 ये दोनों मिलकर क्या देता है? NO2 प्लस। NO2 प्लस क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। Cl क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो और पैरा पर जाएगा NO2, कहां जाएगा? मेजर पैरा पर। रीजन, अभी रीजन मैंने बताया अल्काइलेशन के केस में। और ये क्या है? माइनर प्रोडक्ट है। ये क्लोरोबेंजीन है। अच्छा, इससे हमने क्या किया? फिर से Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो ये क्या हुआ? फिर से यहां हैलोजिनेशन हो गया। Cl ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डाइक्लोरोबेंजीन बना। अब एक ऑर्थो डाइक्लोरो बनेगा और एक पैरा डाइक्लोरो बनेगा। दिस इज मेजर। सिमिलरली इसका रिएक्शन करा दिया गया, CH3C डबल बॉन्ड OCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। आपको याद होगा कौन सा रिएक्शन भाई? आप बोलोगे फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। क्या बनेगा यहां पर? Cl है सर, पैरा पे C डबल बॉन्ड OCH3 आएगा, ये मेजर होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। तो दिस इज मेजर। और जो ऑर्थो पे Cl आएगा, असाइल ग्रुप आएगा, C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज माइनर। इसी तरह से आप इसका रिएक्शन करा सकते हो किस चीज से? कंसंट्रेटेड H2SO4 से या ओलियम से H2H2O7। तो क्या बनेगा भाई? SO3H, पैरा वाला मेजर होगा, प्लस ऑर्थो वाला माइनर होगा। बहुत ही कम अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में बनेगा। तो ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा है, जैसे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये रिएक्शन इससे पूछा गया तो बोला कि भाई मैं तो यही रिएक्शन दूंगा। क्यों? एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा इसका जवाब क्या था?
कि मेरे जो भी रिएक्शन होंगे, क्योंकि मैं हैलाइड हूं, अच्छा लिविंग ग्रुप हूं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दूंगा। तो पहले आप इसे नोट कर लो, इसके बाद हम लोग एराइल हैलाइड पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। इसे नोट करें बेटा। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अराइल हैलाइड में हमने पूछा कि भाई तू कौन सा रिएक्शन देना चाहता है, तो पहले बोला कि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दूंगा क्योंकि मेरे पास एरोमेटिक रिंग है। अब मैंने पूछा कि और कौन सा रिएक्शन देना चाहेगा, तो बोलेगा कि मैं चूंकि Cl लिविंग ग्रुप हो, Br हाइड्रोजन जो होते हैं अच्छा लिविंग ग्रुप होते हैं, इसलिए मैं कौन सा रिएक्शन देना चाहूंगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने पूछा कि SN1 देगा कि SN2 देगा। बोला देखो भाई SN1 हो चाहे SN2 हो, फर्स्ट स्टेप में आपने यही देखा था कि CCl बॉन्ड टूटा था और CCl बॉन्ड को तोड़ना है यहां पर। तो चूंकि Cl का लोन पेयर क्या कर रहा है, रेजोनेंस, तो क्या यहां पर आ रहा होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या आ रहा होगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो डबल बॉन्ड को तोड़ना इजी है कि डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। तो ये ना तो SN1 देगा ना तो SN2 देगा। इसीलिए जब हम SN1 SN2 रिएक्शन लिखे थे तो वहां पर लिखे थे कि अराइल हैलाइड इज अनरिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे, यहां भी वही पॉइंट को लिखते हैं, अराइल हैलाइड्स आर unreactive towards SN1 and SN2 रिएक्शन। SN और SN1 और SN2 रिएक्शन नहीं देता है, ना तो SN1 और ना तो SN2। फिर ये कैसे होगा सर रिएक्शन इसका, चलो देखते हैं भाई। यहां पर हमने RCl लिया और एक्वस KOH ले लिया, तो क्या बन जाता है ROH। कैसे भाई, OH माइनस आयन SN2 रिएक्शन हो गया, क्या बन गया ROH। यही अगर हमने क्लोरोबेंजीन लिया और इसका KOH से रिएक्शन कराया तो नो रिएक्शन। अब बात आती है कि ऐसा क्यों हुआ, तो एनसीईआरटी पढ़िएगा बेटा, दिया गया है इसके रीजंस क्यों नहीं देगा। पहले तो हमने बताया कि ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हियर। दूसरी चीज, ये कार्बन sp2 है जबकि ये कार्बन sp3 है, तो sp2 कार्बन तो इसका ऑर्बिटल छोटा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो रिएक्शन नहीं होना चाहेगा। तीसरा रीजन, यहां से इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो जो इस पे प्लस चार्ज कार्बोकैटायन बनेगा हाईली अनस्टेबल बनेगा, क्योंकि SN1 में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। तो ये सब ऐसे रीजन है जो कि अराइल हैलाइड को SN1 या SN2 रिएक्शन के लिए अनरिएक्टिव बनाते हैं। अब सुनना मेरी बात, सर हम चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो, हम क्या चाहते हैं कि ये रिएक्शन हो। सर कैसे ये रिएक्शन पॉसिबल होगा, ये रिएक्शन अगर हमें कराना होगा तो ये रिएक्शन कैसे होगा। तो चलो हम देखते हैं ये रिएक्शन कैसे हो सकता है, यहां पर SN रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो ये रिएक्शन कैसे पॉसिबल हो रहा है। हमने बोला कि भाई Cl तुम्हारे लोन पेयर के रेजोनेंस करने के वजह से यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसा बताओ जिससे Cl का लोन पेयर का रेजोनेंस रुक जाए। तो सुनना Cl क्या जवाब देगा। Cl बोलेगा कि ऐसा कुछ करो कि देखो यहां लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, और अगर यहां पर रेजोनेंस होता है तो देखो क्या होगा। यहां पर रेजोनेंस होता है तो लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, क्या बन जाएगा। सर Cl ने अपना लोन पेयर दिया है मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और प्लस चार्ज आएगा। यहां पर कैसा चार्ज आएगा, माइनस, मतलब यहां पर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। क्या आ रहा है यहां पर, माइनस चार्ज आ रहा है। अब देखो यहां पर माइनस चार्ज आ रहा है, किसी भी वजह से, सुनना बेटा,
किसी भी वजह से यहां पर माइनस चार्ज अगर नहीं आए, यहां पर माइनस चार्ज पहले से ही आ जाए तो रेजोनेंस नहीं होगा। भाई यहां पर अगर माइनस चार्ज आ गया तो लोन पेयर अब रेजोनेंस करके डाई एनायन तो कार्बन पर हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। कार्बन की EN 2.5 उससे माइनस चार्ज लेस स्टेबल है, बहुत कम स्टेबल है, और ये माइनस चार्ज अगर पहले से यहां पर आ गया और रेजोनेंस करके और माइनस चार्ज आया तो डाई एनायन तो हाईली अनस्टेबल। तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी है इसके रेजोनेंस को रोकने का कि यहां का H प्लस को यहां से निकाल लो। अब H प्लस को निकालने के लिए बेस चाहिए, क्या चाहिए? बेस चाहिए OH माइनस। तो भाई यहां NaOH तो लिया था, क्यों नहीं यहां से H प्लस निकल गया? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ेगा क्योंकि रेजोनेंस को रोकना पड़ रहा है। तो रेजोनेंस को रोकने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे आपको हीट करना पड़ेगा, नियर अबाउट 623 डिग्री केल्विन। जैसे हमने हीट किया यहां से ये बॉन्ड है कि गया, गया। H प्लस यहां से गया, H प्लस जैसे ही यहां पर गया तो यहां पर क्या बन गया होगा? आप बोलोगे कि माइनस चार्ज आ गया सर। अब ये क्या करेगा? माइनस चार्ज है, यहां पर हेलोजन है, याद है ना एलिमिनेशन रिएक्शन, ये यहां से क्या करेगा? Cl माइनस को निकालेगा तो यहां प्लस चार्ज प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। सर ये कंपाउंड है क्या? नहीं, ये क्या है? एक इंटरमीडिएट है जिसका नाम है बेंजाइन। इसका नाम क्या है? बेंजाइन। बेंजाइन इज एन इंटरमीडिएट नॉट ए कंपाउंड। बेंजाइन क्या है? इंटरमीडिएट है, एक कंपाउंड नहीं है। बेंजाइन में यहां पर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आया है, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है बेंजाइन में? फिर से सुनना अच्छी तरह से बेटा, ध्यान दीजिएगा। बेंजाइन जो हमने इंटरमीडिएट बनाया है, देखो फिर से एक बार साफ बना देता हूं, इससे बड़ा डायग्राम बना देता हूं समझने के लिए। अगर ध्यान से देखो तो ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। दिस इज sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, sp2 कार्बन। ये sp कार्बन या sp2? आप बोलोगे sp नहीं, ये sp2 कार्बन होता है। सर क्या बात कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp2 कार्बन कैसे हो गया? बेटा ये पाई बॉन्ड जो बना है sp2 कार्बन के हाइब्रिड और वाइटल से बना है, जबकि ये पाई बॉन्ड प्योर p ऑर्बिटल से बना है। तो बेंजाइन के लिए कुछ बातें हम लोग लिखेंगे, है ना। अभी पहले हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद बेंजाइन के लिए कुछ बातों को हम लोग लिखेंगे। यहां पर क्या आ गया? बेंजाइन बन गया। अब ये जो बेंजाइन है हाईली अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है, तो ये चाहता है कि मैं अपना बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर लूं, पाई बॉन्ड जो बना है उसको ब्रेक कर लूं। तो यहां पर OH माइनस आया ब्रेक करने के लिए, या तो इधर से ब्रेक करेगा या तो इधर से ब्रेक करेगा। इधर से ब्रेक किया तो यहां पर OH आया और यहां माइनस चार्ज आएगा। अच्छा ये देखो OH माइनस यहां से H प्लस निकाला है, तो मीडियम में कहीं ना कहीं क्या बना होगा? H2O। अब ये H2O जो है इसे प्रोटोनेट कर देगा तो क्या बन जाएगा? फिर से यहां पर फिनॉल बन गया। यहां लिए हो तो यहां बन जाएगा। अच्छा केवल यही बनेगा कि दोनों बनेगा? आप बोलोगे सर दोनों बनेगा, OH आने की तो पॉसिबिलिटी यहां भी है। अच्छा अगर ये OH यहां से यहां पर जाकर अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक करेगा तो यहां माइनस आएगा, इस पे H2O का अटैक होगा, एसिड बेस रिएक्शन क्या बन जाएगा? सर दोनों तो फिनॉल ही बना, फिर आप दो क्यों बताए? दो बेटा मैंने इसलिए बताया कि सपोज ये Cl वाले कार्बन पे स्टार बना हुआ रहता, स्टार का मतलब C14 है या स्टार है, तो OH यहीं पर आ सकता है कि इसके एडजेसेंट पे भी आ सकता है, इसके एडजेसेंट पे भी आ सकता है। OH जो है इसके एडजेसेंट पे भी आ सकता है। तो इस मैकेनिज्म का नाम क्या है? बेंजाइन मैकेनिज्म। क्या नाम है? बेंजाइन मैकेनिज्म। क्यों बेंजाइन मैकेनिज्म नाम है इसका? क्योंकि बेंजाइन इंटरमीडिएट बना है। तो क्या देख रहे हो यहां पर फाइनली रिएक्शन क्या हुआ? बेंजीन पे क्लोरीन था, बेंजीन पे OH आ गया, Cl माइनस निकला
और OH माइनस आया, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ARASN रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ARASN रिएक्शन में दो मैकेनिज्म है, एक बेंजाइन मैकेनिज्म और दूसरा जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे। पहले ये बेंजाइन मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझना बेंजाइन मैकेनिज्म में कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। देखो बेटा यहां पर क्या था, क्लोरोबेंजीन। भाई यहां पर Cl का माइनस आई, ये H एसिडिक है, OH माइनस H प्लस को खाएगा, लेकिन H प्लस को यहां से निकालने के लिए बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है। क्यों? क्योंकि H प्लस निकालने के बाद जो माइनस आ जाएगा इस Cl के लोन पेयर के रेजोनेंस को नहीं होने देगा। क्यों? अगर लोन पेयर अब रेजोनेंस किया तो H प्लस निकल गया तो माइनस तो आया ही है, और अभी अगर रेजोनेंस कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहां पर डाई अनायन बन जाएगा, इसलिए रेजोनेंस नहीं हो रहा है। रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग फिनोमिनन है। कैसा फिनोमिनन है? स्टेबलाइजिंग, और उस स्टेबलाइजिंग फिनोमिनन को रोक रहा है, मतलब स्टेबल नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब लो टेम्परेचर या वेरी हाई टेम्परेचर, तो वेरी हाई टेम्परेचर, तो ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। कैसे होता है? हाई टेम्परेचर पे। तो यहां से क्या हुआ, H प्लस निकला, माइनस चार्ज आया, ये माइनस चार्ज Cl माइनस को बाहर निकाला तो बेंजाइन बन गया। बेंजाइन इज एन इंटरमीडिएट, नॉट ए कंपाउंड। ऑल कार्बन ऑफ बेंजाइन आर sp2। तो यहां पर दो पॉइंट लिख लेते हैं बेंजाइन के बारे में, या फिर ऐसा करते हैं, कुछ ज्यादा ही पॉइंट आएगा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको नेक्स्ट इसके बाद लिखेंगे। पहले ये समझ लो बेंजाइन बन गया। बेंजाइन जो है हाईली अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट है। अब यहां से OH माइनस जाकर अटैक करेगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जो एक और पाई बॉन्ड दिख रहा है, या तो ये इधर से ब्रेक होगा या तो इधर से ब्रेक होगा। इस पे जाकर OH अटैक किया तो बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो यहाँ माइनस OH माइनस H प्लस को लिया था, वो माइनस चार्ज पे H प्लस आ जाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन। अगर इधर से अटैक किया तो यहां पर OH, मतलब जहां पर क्लोरीन अटैच है, इप्सो इसको बोलते हैं, तो ऑर्थो पर भी H आ सकता है, इप्सो पे भी आ सकता है। समझ में आया? तो पहले आप इसे नोट कर लें, इसके बाद बेंजाइन के बारे में देखते हैं, और ARASN का, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, जिसे इप्सो अटैक कहेंगे। अभी ये बेंजाइन मैकेनिज्म से हमने देखा है। कौन सा रिएक्शन है? ARASN, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां पर लिख देते हैं, अराइल हैलाइड आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इट गिव्स ARASN, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, बेंजाइन के बारे में हमें कुछ जानना है। देखो बेंजाइन में ये आप देख रहे होंगे कि एक पाई बॉन्ड को मैंने रेड कलर का बनाया है। ऐसा क्यों? सुनना पहले। देखो बेंजाइन जो होता है एक इंटरमीडिएट होता है, एक कंपाउंड नहीं होता है। ऑल द कार्बन एटम्स ऑफ बेंजाइन आर sp2 हाइब्रिडाइज। आपको लग रहा होगा सर ये तो sp है, ये तो sp है। नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज है। देयर आर टू टाइप ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो एक रेड से बनाया है पाई बॉन्ड, और ये सब पाई बॉन्ड तीन मैंने ब्लैक से बनाया है। तो ये 4 पाई बॉन्ड टोटल है, जिसमें से 3 पाई बॉन्ड जो है ब्लैक वाले आर फॉर्म्ड बाय कोलैटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल, while 1 pi bond is formed by angular overlapping of sp2 hybrid orbital। इसको समझना है। यहां पर ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड, यहां पर पाई बॉन्ड, ये हो गया बेंजीन। अब देखो ये बेंजीन है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 120 डिग्री पे दिख रहा है। इसी तरह से sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अब हर जगह एक एक H है, यहां पर H है, H है, H है। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो यहां से H टूट जाएगा, यहां से H निकल जाएगा। तो ये जो ओवरलैपिंग, ये जो ऑर्बिटल है ना, ये तो पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं है। पैरेलल p ऑर्बिटल होता तो ऐसे रहता कितने डिग्री पे? ये रहता 9, एक दूसरे से पैरेलल 0 डिग्री। अब ये क्या है? ये इस तरह से 120 पे। अगर 90 डिग्री पे होता तो पैरेलल p ऑर्बिटल होता और यहां पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो ये थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्टॉर्ट हुआ, ये थोड़ा सा इधर की तरफ डिस्टॉर्ट हुआ, और ये आपस में ओवरलैपिंग किया। तो ये क्या है? sp2
हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये जैसे होना चाहिए था वैसे है या थोड़ा सा एंगुलर, ये अपने आप को बेंट कर लिया है, तो आप बोलोगे कि थोड़ा सा बेंट कर लिया है, इसलिए एंगुलर ओवरलैपिंग हुआ है किसका, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का, और यहां से एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस बेंजाइन में जो है वो टोटल कितने पाई बॉन्ड है, 4 पाई बॉन्ड है, जिसमें 3 पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड। कैसे बना है, sp2 ये पैरेलल p ऑर्बिटल के कोलैटरल ओवरलैपिंग से। एक पाई बॉन्ड कैसे बना है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के एंगुलर ओवरलैपिंग से। तो ये बेंजाइन के बारे में आपको इतना जानना था। बच्चों आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे इसो मैकेनिज्म से। तो आज के लेक्चर को आप अच्छी तरह तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।